यह रात तुम्हारे लिए इतनी दर्दनाक बना दूंगा कि तुम हर पल मौत की दुआ करोगी। मगर अर्जुन सिंह तुम्हें मरने भी नहीं देगा। ये शब्द अचानक उसके कानों में गूंज उठे। उसी क्षण उसे अपने उस शरारती और घमंडी बयान पर गहरा पछतावा हुआ, जब उसने कभी ऊंची आवाज में कह दिया था कि वह अर्जुन सिंह पर थूकना भी पसंद नहीं करती। न जाने वह खुद को क्या समझता है, लेकिन आज सच्चाई यह थी कि वही उसके लिए सेज सजाए बैठी थी। अंधेरे कमरे में जलती मंद रोशनी भी डर को छुपा नहीं पा रही थी। हवा में एक अनकहा भय तैर रहा था। बिस्तर पर बिखरे लाल गुलाब अब प्रेम नहीं, बेबसी की गंध फैला रहे थे। ऐशा का नाजुक कमजोर शरीर हल्के सुनहरे गाउन में सिमटा कांप रहा था। आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे, मगर उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। थरथराते होठों से सिसकियां निकल रही थी, पर सुनने की फुर्सत किसी को नहीं थी। कमरे में कदम रखते ही अर्जुन ने बिना रुके अपनी शेरवानी उतार कर एक और उछाल दी और शर्ट की आस्तीनें मोड़ते हुए उसकी ओर बढ़ा। सामने खड़ी 20 साल की मासूम लड़की भय से जड़ बनी हुई थी। अर्जुन उसके पास आकर कुर्सी पर बैठ गया। मिट्टी से सने जूते पहने अपने पांव उसकी गोद में रख दिए और गर्दन के पीछे दोनों हाथ टिकाकर अकड़ भरी अंगड़ाई लेते हुए बोला, तो मैडम, अभी क्या कह रही थी आप? वो डर गई थी जब उसने कहा कि मेरी शक्ल क्या देख रही हो, जूता निकालो। अर्जुन की तेज पकड़ और घूरन के सामने ऐशा हार गई। मजबूरी में उसे उसके जूते उतार कर एक तरफ रखने पड़े। इसके बाद अर्जुन व्यंग्या भरी मुस्कान के साथ बोला, जानती हो, पुराने जमाने में बीवियां सुहागरात से पहले क्या करती थी? वे अपने पति के पांव धोकर उसका पानी पीती थी। जाओ, आज मैं तुमसे यही रस्म पूरी करवाना चाहता हूं। ये बातें सुनते ही ऐशा का जी मिचलाने लगा। घबराहट से उसकी आंखें भर आई और वह कांपती आवाज में बोली, मैं मर जाऊंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। अर्जुन ठहाका लगाकर बोला, अच्छा, ये तो वक्त ही बताएगा। इतना कहकर उसने एक झटके से उसके वजूद पर लिपटे दुपट्टे को अलग कर दिया। धीरे धीरे वह उसके कपड़ों को खींचकर उसके तन से अलग करने की कोशिश करने लगा। खींचतान के कारण कपड़े कई जगह से फट चुके थे। डर से सिमटी हुई वह गिड़गिड़ाती आवाज में बोली, अर्जुन, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके शब्द कांप रहे थे, सांसें उखड़ी हुई थी, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर जरा भी भाव नहीं आया। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। अचानक उसने एक झटके से ऐशा की पतली कलाई पकड़ ली और बेरहमी से उसे बिस्तर पर धकेल दिया। वह संभल भी नहीं पाई थी कि बिस्तर पर जा गिरी। तंज भरी हंसी के साथ अर्जुन बोला, बहुत शौक था ना सुहागरात मनाने का, खूब सपने देखे थे ना। आज मैं तुम्हें वह सब करके दिखाता हूं जिसका तुम्हें इतना इंतजार था। उसके शब्दों में जहर घुला था। सुहागरात मनाने की कितनी जल्दी थी, वह भी इतनी कम उम्र में। आज मैं तुम्हारे सारे शौक प्याज सहित पूरे करूंगा। जैसे जैसे वह उसे कपड़ों से आजाद करने की कोशिश करता गया, घबराई हुई ऐशा बिस्तर के दूसरे सिरे की ओर खिसकती चली गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाथ पांव सुन्न पड़ते जा रहे थे। तभी उसने जबरदस्ती उसे अपनी ओर खींच लिया। उसका चेहरा इतना पास था कि अर्जुन की तेज सांसें वह साफ साफ महसूस कर रही थी। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मर्द का गुस्सा क्या होता है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि जब इज्जत पर सवाल उठता है तो कैसा दर्द होता है। अर्जुन की पकड़ और ज्यादा सख्त हो गई थी, जिससे ऐशा का पूरा वजूद कांप उठा। नहीं प्लीज। उसकी आवाज अब सिर्फ एक दबी हुई आहट बनकर रह गई थी, मगर अर्जुन के दिल पर जैसे कोई असर नहीं हो रहा था। उसने झुककर ऐशा का चेहरा अपने हाथों में दबोच लिया। उसकी आंखों में इतनी आग थी कि ऐशा की रूह तक कांप गई। अब मैं तुम्हें वह बनाऊंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अर्जुन के होंठ उसके करीब आए और अगले ही पल उसके होंठों पर कब्जा कर लिया। एक तरफ अर्जुन के होंठ उसकी चीखों को दबाए हुए थे और दूसरी तरफ उसके हाथ उसके नाजुक वजूद पर अपनी गिरफ्त बढ़ा रहे थे। बिस्तर की चादर, जो पहले पूरी सफेद थी, अब रंगीन हो चुकी थी। ये इस बात की गवाही दे रही थी कि किसी की रूह को बुरी तरह कुचलना क्या है, किसी की मासूमियत मिटा दी गई है। ऐशा का कमजोर वजूद थकान और दर्द से कांप रहा था। उसके बाल उलझे हुए थे और पूरे वजूद पर चोट के निशान कहानी सुना रहे थे। वो रात कितनी भयानक गुजरी थी,
बस प्लीज बस करो, मुझ पर रहम करो। वह सिसकते हुए गिड़गिड़ा रही थी, मगर अर्जुन सिंह के चेहरे पर दया का कोई भाव नहीं था। जब तुम जबान चलाती थी तब यह नहीं सोचा कि तुम्हें ये दिन भी देखने पड़ेंगे। अर्जुन का लहजा जहरीला था, उसकी आंखों में नफरत थी, एक अजीब सा पागलपन था, जैसे वह किसी और ही दुनिया में खोया हो। ऐशा की आंखों में आंसुओं के साथ बेबसी झलक रही थी। मैं मर जाऊंगी, मेरे पेट में तेज दर्द हो रहा है, मेरी सांस रुक जाएगी। कहाँ वह 20 साल की नाजुक लड़की और कहाँ 30 साल का अर्जुन सिंह। मगर अर्जुन की पकड़ और मजबूत हो गई। नहीं, अभी मरने का समय नहीं आया, अभी तो सजा बाकी है। उसकी आवाज में बदले की आग थी, जैसे वह ऐशा से हर शब्द और हर बात का हिसाब चुकाना चाहता हो। ऐशा की सिसकियां धीमी हो रही थीं और उसका वजूद ठंडा पड़ रहा था। वह अर्ध बेहोशी की हालत में जा चुकी थी। दर्द इतना ज्यादा था कि उसका दिमाग सुन्न हो रहा था और हर चीज धुंधली लग रही थी। आखिरी बार जब अर्जुन ने एक झटका दिया तो ऐशा के होंठ कांपे। कांपते होंठों से सिर्फ एक बात निकाल सकी, मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं थी कि जितनी आपने मुझे सजा दी, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अर्जुन ने 1 सेकंड के लिए अपनी पकड़ ढीली की। उसके दिल को जैसे झटका लगा हो। वह अचानक शांत हो गया। उसके कानों में कोई पुरानी आवाज गूंजने लगी। कोई पागल औरत होगी जो इस अर्जुन से शादी करेगी। मैं तो इसकी शक्ल पर थूकना भी पसंद नहीं करती। ये शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे, जैसे किसी ने जोर से दरवाजा बंद किया हो और उसकी गूंज हमेशा के लिए अंदर कैद हो गई हो। यही शब्द थे जिनकी वजह से अर्जुन का गुस्सा एक बार फिर पहले से भी ज्यादा भड़क उठा। ऐशा ने कुछ दिन पहले हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए उसकी छोटी बहन के सामने यही बातें कही थी। उसने ऐशा के बेजान कमजोर वजूद पर नजर डाली, जो बेहोश था। उसकी पलकें हल्के से कांप रही थीं और होठों पर दर्द की दबी हुई आवाज अब भी ठहरी हुई थी। मगर अर्जुन सिंह ने खुद को पत्थर बना लिया था। उसने मुंह दूसरी ओर फेर लिया और हठ थामे रहा। यह सजा थी कि हाँ, उसके लिए यह सजा ही थी, और उसके वहशी मन ने मान लिया था कि वह सजा दे चुका है। ऐशा का बेजान सा पड़ा वजूद इस बात का गवाह था। उसकी रूह को पूरी तरह रौंद दिया गया था। वह पूरी तरह बेहोश, बेसुध और टूटी हुई थी। लेकिन अर्जुन के पागलपन ने उसकी बेहोशी की भी परवाह नहीं की। पूरी रात वह अपनी नफरत और बदले की आग में अंधा होकर उसे यातनाएं देता रहा। जब उसके हिंसक जज्बात आखिरकार थक कर शांत हुए तो वह ऐसे सो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मानो सब कुछ उसके लिए बस एक बीता हुआ पल भर हो। सुबह की रोशनी खिड़की से कमरे में आई तो चारों तरफ सिर्फ बर्बादी दिखाई दे रही थी। गुलाबों की खुशबू अब संत में बदल चुकी थी। ऐशा ने आंखें खोली तो उसके पूरे वजूद में एक तेज टीस उठी, जैसे किसी ने उसकी हड्डियां तोड़ मरोड़ दी हो। दर्द से उसके मुंह से करार निकल गई। कमर और पेट में ऐसा असहनीय दर्द था मानो किसी ने उसे बेरहमी से रौंद डाला हो। वह अपनी जगह से हिलने की कोशिश कर रही थी, मगर हर मोमेंट पर दर्द की तेज लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती। आंखें आंसुओं से भरी थीं और होठों पर घबराहट थी। उसे वह रात, वह दरिंदा शख्स और वह बदला साफ साफ याद आ रहा था। तभी उसके कानों में एक कठोर आवाज पड़ी, उठो। डर से उसने आंखें खोली तो सामने अर्जुन सिंह खड़ा था, जिसकी नजरें अब भी उतनी ही खौफनाक थीं। उसने एक झटके से ऐशा को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया, इतनी तेजी से कि उसकी सांसें घुटने लगी। ये तुम्हारी सजा थी, समझी? मैंने तुम्हें ऐसे ही कुचलना था, तुम्हें रौंद कर सुकून पाना था। अर्जुन का लहजा जहर से भरा हुआ था। ऐशा ने हैरानी और दर्द से उसकी तरफ देखा। आंखों में आंसू थे और होंठ कांप रहे थे। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैं इतनी बुरी थी? उसका लहजा पूरी तरह कांप रहा था। अर्जुन ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हें याद है ना, तुमने क्या कहा था? तुम्हें अर्जुन सिंह से नफरत थी, तुमने मेरा मजाक उड़ाया था। अब देखो, तुम्हारी जिंदगी खुद एक मजाक बन चुकी है। ऐशा की आंखों में दर्द और गहरा हो गया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, और मैं आज भी यही कहूंगी कि अर्जुन सिंह पर मैं थूकना भी पसंद नहीं करती, क्योंकि इस आदमी की असली सच्चाई मैंने कल रात देख ली है। ये किसी भी औरत के काबिल नहीं है। उसकी बात अनसुनी करते हुए अर्जुन ने एक झटके से उसे बिस्तर से नीचे धकेल दिया।
ऐशा की तकलीफ भरी चीख कमरे में गूंज उठी। निकल जाओ मेरे घर से। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया। बाहर निकल जाओ यहां से। न मैं तुम्हें अपनाऊंगा और न किसी और का होने दूंगा। अर्जुन ने नफरत से कहा और तुरंत दरवाजा खोल दिया। ऐशा ने टूटे हुए वजूद के साथ उसकी तरफ देखा। आंखों में अविश्वास था, दिल में दर्द और मन में सबसे बड़ा डर कि वह अब कहां जाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जन्नू में जाओ, मगर इस घर में एक पल भी और रहने की जरूरत नहीं है। और अगले ही पल उसने ऐशा को दरवाजे से बाहर धकेल दिया। वह नाजुक वजूद, जो पूरी रात दर्द सह चुका था, अब फर्श पर पड़ा था। अर्जुन ने दरवाजा बंद कर दिया, बिना यह सोचे कि वह एक छोटे शहर की लड़की है। इस दिल्ली के शहर में अनजान थी और इस हालत में कहां जाएगी। सड़क पर चलते लोग बार बार मुड़कर देख रहे थे। कुछ के चेहरे पर हैरानी थी, तो कुछ दबी आवाज में बातें कर रहे थे। ये कौन है? दुल्हन है शायद, घर से निकाल दी गई है। किसी दुश्मन की बेटी के साथ भी ऐसा ना हो। मगर आयशा को किसी की परवाह नहीं थी। वह बस चलती जा रही थी, जैसे उसकी कोई मंजिल ही ना हो, जैसे वह जिंदगी से बेखबर हो। अर्जुन, तुमने मेरे साथ यह क्यों किया? मैं तो तुम्हारी अपनी थी, सगे चाचा की बेटी थी, मगर तुमने मुझे सड़क पर ला फेंका। उसके कानों में अर्जुन की जहरीली बातें गूंज रही थीं। दफा हो जाओ मेरे घर से। ना मैं तुम्हें अपनाऊंगा, ना किसी और का होने दूंगा। आंखों से आंसू टपक कर उसके जलते होठों पर गिर पड़े। उसने कदम बढ़ाया, सड़क पार करनी चाहिए, मगर जैसे ही वह आगे बढ़ी, यू टर्न लेकर आती गाड़ी से टकरा गई। वह हवा में उछली और सड़क पर गिर पड़ी। गाड़ी में तेज आवाज में म्यूजिक बज रहा था। ड्राइविंग सीट पर एक लड़का बैठा था, मुश्किल से 22 साल का। अचानक गाड़ी के जोरदार झटके से वह घबरा गया। उसने फौरन ब्रेक मारी और हड़बड़ाते हुए बाहर निकल आया। शिट! वह तेजी से ऐशा की तरफ भागा, जमीन पर पड़ी। ऐशा बेहोश थी। उसके चेहरे पर चोट के हल्के हल्के निशान थे, मगर उसकी खूबसूरती देखकर वह लड़का पल भर के लिए ठिठक गया। उसका दिल जैसे एक पल को धड़कना भूल गया हो। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी को इतना खूबसूरत नहीं देखा था। मगर ऐशा का शरीर ठंडा पड़ चुका था। ओह गॉड! मैंने इसे मार तो नहीं दिया? वह घबरा कर बुदबुदाया। वह वहीं जमीन पर बैठ गया और कांपते हाथों से ऐशा के चेहरे को छुआ। हेलो, प्लीज आंखें खोलो। लेकिन ऐशा की आंखें बंद ही रहीं। उसने आसपास नजर दौड़ाई। लोग धीरे धीरे जमा होने लगे। अबे यार, ये तो गई काम से। किसी राहगीर ने दबी आवाज में कहा। बकवास बंद कर, लड़के ने गुस्से में कहा और झटके से ऐशा को अपनी बाहों में उठा लिया। उस लड़की में एक अजीब सा आकर्षण था, कुछ ऐसा कि वह चाह कर भी उसे छोड़ नहीं पा रहा था। मैं इसे अस्पताल ले जाता हूं, उसने खुद से कहा, मगर अगले ही पल रुक गया। नहीं, अस्पताल ले गया तो पुलिस केस बन जाएगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। वह ऐशा को बाहों में भरकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसके हाथों में ऐशा का वजूद किसी नाजुक गुड़िया की तरह था। रोहन ने ऐशा को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया और पूरी रफ्तार से अपने घर की तरफ बढ़ा। उसके दिल की धड़कन अनियमित हो चुकी थी। वह नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। बस एक अनजाना सा एहसास था कि यह लड़की जो अभी तक बेहोश पड़ी थी, कोई आम लड़की नहीं थी। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने जल्दी से गाड़ी रोकी और ऐशा को बाहों में उठाकर अंदर दाखिल हुआ। अरे, यह किसको उठा लाए हो तुम? निर्मला बेगम की घबराई हुई आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। वह अभी कुछ देर पहले आराम से बैठी चाय पी रही थी, मगर अपने बेटे को, एक बेहोश लड़की को उठाए देखकर एकदम से हैरान और परेशान हो गई। अम्मी, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, बस थोड़ा सा सब्र रखिए, रोहन ने घबरा कर कहा। मगर निर्मला बेगम जब बेटे को उस जवान लड़की के साथ देख रही थी और हालात की नजाकत को अच्छी तरह समझती थी, फौरन तेज नजरों से बेटे को घूरते हुए बोली, क्या किया है तूने इस लड़की के साथ? मुझे सच सच बता। क्या इसीलिए तुझे लाखों रुपए से भरा कार्ड दिया है कि तू ऐसी लड़कियों के साथ रातें गुजारता फिरे और जब हालात बिगड़ जाए तो उन्हें उठाकर घर ले आए? तुझे शर्म नहीं आई? फिर रुकी नहीं। अरे बता तो सही, कितने में खरीदी है ये लड़की? निर्मला बेगम
हमेशा की तरह जल्दी-जल्दी अपने डर और शक ज़ाहिर करने लगी। रोहन ने ऐशा को बिस्तर पर आराम से लिटाया, फिर पलटकर अपनी माँ की तरफ देखा। दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। मेरी प्यारी अम्मी, कुछ तो खुदा का खौफ कर लिया करे। क्या मैं आपको इतना गिरा हुआ लग रहा हूं कि हर वक्त लड़कियों के साथ ही घूमता फिरूं? कभी-कभी तो मुझे सच में लगता है कि आप मेरी असली माँ ही नहीं हैं। ये सुनते ही निर्मला बेगम भी छिप गई। अच्छा अच्छा, गुस्सा मत कर। बता तो सही, कौन है ये लड़की? उन्होंने नरम पड़ते हुए कहा। मजबूरी में रोहन को पूरी घटना विस्तार से अपनी माँ को बतानी पड़ी। सब सुनने के बाद निर्मला बेगम कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे तो लगता है इसके साथ किसी ने बहुत बुरा किया है और फिर इसे छोड़ दिया। देख तो सही, दुल्हन बनी। ये लड़की कितनी प्यारी लग रही है और उम्र भी बहुत कम दिखती है। वो चाय के घुट जल्दी जल्दी गले से नीचे उतारती जा रही थी और बीच बीच में टकटकी लगाकर ऐशा को भी देख रही थी। फिर निर्मला बेगम ने डॉक्टर को घर पर ही बुला लिया। कुछ घंटे गुजर चुके थे। घर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जैसे सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक तोड़ रही थी। डॉक्टर ने आशा की पूरी तरह जांच की, उसकी नर्व्स देखी, आंखों के रिएक्शन परखी और आखिरकार इत्मीनान से सिर हिलाया और कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी जान को कोई खतरा नहीं है। निर्मला बेगम की जान में जान आई, मगर राहत पूरी नहीं मिली। डॉक्टर ने आगे बताया, हाँ, लड़की गहरे सदमे में है, शरीर भी बहुत कमजोर है, इसे आराम की जरूरत है। ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिए। दवाइयां लिखकर डॉक्टर चला गया, लेकिन उसके जाते ही बेचैनी फिर लौट आई। निर्मला बेगम बार बार ऐशा के चेहरे की तरफ देख रही थी। बेटा, जब ये होश में आएगी तो ना जाने क्या करेगी, क्या कहेगी। मुझे तो डर लग रहा है। हमें जल्दी से इसके घर वालों को खबर देनी चाहिए। रोहन कुर्सी पर ढीले से बैठा था। हाँ मम्मी, खबर जरूर देंगे, मगर पहले देख तो लें कि ये होश में आकर क्या कहती है। और वैसे भी अगर आपके पास कोई जादुई कबूतर है तो आप फौरन इसके घर वालों को बता दीजिए। अगले ही पल निर्मला बेगम का सब्र टूट गया। उन्होंने झट से पैर से जूता उतारा और सीधा रोहन के कमर पर दे मारा। बकवास बंद कर रोहन दर्द से करा उठा, मगर मुस्कुरा भी रहा था। वो बचपन से ही शरारती और मुंह फट था और निर्मला बेगम भी कम नहीं थी। माँ बेटे का यह तकरार भरा रिश्ता उनके घर की रोजमर्रा की कहानी बन चुका था। निर्मला बेगम ने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था। उनकी पहली शादी रोहन के बाप से हुई थी। वह एक सख्त बदजुबान और हाथ उठाने वाला आदमी था। वह हर वक्त ताने देता, छोटी छोटी बातों पर जिल्लत करता और अक्सर मारपीट भी करता था। शुरुआत में निर्मला बेगम ने सब कुछ चुपचाप सहा। समाज बदनामी और बच्चे के भविष्य का डर उन्हें चुप रखता रहा। मगर जब रोहन 10 साल का हुआ और जुल्म सहते सहते उनका दम घुटने लगा, तो उन्होंने चुप्पी तोड़ दी। अब वह अपने शौहर के सामने खुलकर बोलने लगी। झगड़े बढ़ने लगे, बात बात पर चीख पुकार होने लगी। हालत ये हो गई कि जब भी दोनों में लड़ाई होती, पूरा छोटा शहर उनकी आवाजें सुनता था। फिर एक दिन अचानक उनका शौहर गुजर गया। कुछ लोगों ने इसे किस्मत कहा। किसने बद्दुआ? निर्मला बेगम ने इसे आजादी समझा। बची हुई जिंदगी बेटे के साथ तन्हाई में गुजारने की बजाय उन्होंने फैसला किया कि अब वह अपनी और अपने बेटे की जिंदगी फिर से संवारेगी। उन्होंने रिश्तेदारों को साफ साफ बता दिया था कि अगर कोई अच्छा और अमीर आदमी उन्हें उनके बेटे के साथ अपनाना चाहे तो वह तैयार है। वक्त के साथ निर्मला बेगम तेज, समझदार और हालात को पहचानने वाली औरत बन चुकी थी। वह कभी किसी को गलत सलाह नहीं देती थी, मगर अपने और अपने बेटे की खुशी के मामले में वह बिल्कुल भी समझौता नहीं करती थी। इसी दौरान 70 साल के एक बूढ़े आदमी का रिश्ता 30 साल की निर्मला के लिए आया। वह बहुत अमीर था, इसलिए उन्होंने फौरन एक्सेप्ट कर लिया। 5 साल भी नहीं गुजरे थे कि वह शख्स इस दुनिया से चला गया। उसके बाद उसकी सारी जायदाद, पैसा और रुतबा निर्मला बेगम और रोहन के हिस्से में आ गया। इस तरह दोनों अमीर तो हो गए, मगर उनका रहन सहन और बर्ताव अब भी वही छोटे शहर वाला ही था। इतने बड़े महल जैसे घर में रहते हुए भी जब कोई उनसे बात करता तो उनके लहजे से झलकता देहातीपन और कभी कभी बदतमीजी भरा रवैया देखकर लोग अक्सर हैरान रह जाते थे। इधर वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था।
कुछ देर बाद ऐशा की पलकों में हल्की सी हरकत हुई। वह दर्द से करहाती हुई धीरे धीरे होश में आई। आंखें खुलते ही उसने सामने दिख रही छत को लगातार घूरना शुरू कर दिया, क्योंकि यह जगह, ये दीवारें और कमरे का पूरा माहौल उसके लिए बिल्कुल अनजान था। उसने हिलने की कोशिश की, मगर पूरे वजूद में तेज दर्द की लहर दौड़ गई। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, वो आखिर यहाँ कहाँ आ गई है। कमरा एकदम खाली और शांत था। वह पूरी तरह अकेली थी। डर ने उसे जकड़ लिया। अम्मी। उसके कांपते होठों से एक धीमी सी फुसफुसाहट निकली। अम्मी, प्लीज जल्दी जल्दी से मेरे पास आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बंद कमरे में खुद को बेबस और अकेला पाकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मगर वह नहीं जानती थी कि बाहर कोई था जो उसकी इस बेबसी को साफ साफ सुन रहा था। होश में आते ही उसकी पलकें फिर भारीपन के साथ खुली। आंखों के आसपास सूजन थी और पूरा शरीर जैसे छोटों से चूर चूर हो चुका था। कमरे में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर कुछ अजीब सी तस्वीरें टंगी थीं और छत पर लगा पंखा बहुत धीमी गति से घूम रहा था। वह कहाँ थी? ये जगह आखिर कौन सी थी? उसका दिमाग धुंधला हो रहा था, मगर जैसे ही उसने गहरी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश की, बीती हुई यादें तेज बवंडर की तरह उसके जहन में उतर आई। छोटे शहर की हवेली, बड़ा सा आंगन, ऊंची ऊंची दीवारें। वह अपनी हवेली को साफ देख पा रही थी, जहां वह पैदा हुई पली बड़ी, जहां उसे माँ बाप का प्यार मिला, जहां उसके चाचा चाची ने भी हमेशा उसे स्नेह दिया। मगर उसी हवेली में एक ऐसा शख्स भी था जिसे वह कभी समझ नहीं पाई थी। अर्जुन सिंह। अर्जुन बचपन से ही सख्त स्वभाव का था। उसके चेहरे पर हर वक्त गंभीरता छाई रहती थी और उसकी आंखों में ऐसा दबदबा था कि हवेली के लोग उससे डरते थे। वह बहुत कम बोलता था और जब भी बोलता तो सिर्फ अपना रोब जमाने के लिए। ऐशा के लिए वह हमेशा एक पहेली रहा। एक ऐसा इंसान जो हर वक्त गुस्से में रहता, हर बात पर जिद करता और सबसे बढ़कर उसे बिल्कुल नापसंद करता था। वह अक्सर उसे आंखें दिखाता, मगर ऐशा अभी किसी से कम नहीं थी। वह चंचल थी, शरारती थी और हर हाल में खुश रहने वाली। अर्जुन जितना चुप रहता, वह उतनी ही ज्यादा बोलती। वह अक्सर अर्जुन की बहन के साथ मिलकर उसकी बुराई किया करती थी। अर्जुन को अपनी बहन की यह बेपरवाही पसंद नहीं थी और ऐशा की शरारतों से तो उसे वैसे ही सख्त नफरत थी। वह हमेशा अपना कमरा बंद रखता था, यहाँ तक कि नौकरों को भी अंदर आने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ उसकी माँ ही कभी कभी उसके कमरे में जाकर सफाई किया करती थी। ऐशा के दिल में हमेशा एक अजीब सी उत्सुकता बनी रहती थी कि किसी तरह वह जाकर देखे कि आखिर इस रहस्यमय शख्स के कमरे में ऐसा क्या है जो वह हर वक्त उसे बंद रखता है, और ऐसे कौन से राज हैं जो उसने अंदर छुपा रखे हैं। लेकिन हर बार कमरा पूरी तरह से बंद ही मिलता था। अर्जुन एक हफ्ते बाद हवेली वापस लौटा था, मगर इस बात से ऐशा पूरी तरह अनजान थी कि वह आ चुका है। वह आंगन में लगी खूबसूरत फूलों की क्यारियां ठीक कर रही थी। तभी अचानक उसकी नजर अर्जुन के कमरे की खिड़की पर पड़ी। वह खुली हुई थी। अगले ही पल उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान फैल गई। उसे लगा आज रात शायद अर्जुन वापस आने वाला है और यकीनन ताई जी उसके कमरे की सफाई कर रही होगी। यही सोचते हुए उसके भीतर की शरारत जाग उठी और वह सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपरी मंजिल पर पहुंच गई, जहां अर्जुन का कमरा था। उसने हल्के से दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा बिना आवाज किए धीरे धीरे खुल गया। अंदर कदम रखते ही वह हैरान रह गई। कमरा बेहद सलीके से सजा हुआ था। हर चीज अपनी जगह, कहीं धूल का नामो निशान नहीं। दीवारों पर अलग अलग तरह के हथियार सजाए गए थे। एक बड़ी अलमारी किताबों से भरी हुई थी और बिस्तर पर गहरे काले रंग की चादर बिछी थी। वह धड़ाम से जाकर बिस्तर पर बैठ गई और पूरे कमरे पर नजर दौड़ाते हुए बुदबुदाई, नाक पर तो हर वक्त गुस्सा चढ़ा रहता है, ऊपर से बिस्तर की चादर भी काली। कौन रखता है भला काले रंग की चादर? तभी उसकी नजर अलमारी पर गई। वह आगे बढ़ी ही थी कि अचानक दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज आई। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने मुड़कर देखा और पल भर में उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अर्जुन वॉशरूम से बाहर आ चुका था। उसके कंधे पर तौलिया रखा था। बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं और चेहरे पर वही सख्त भाव।
जैसे सामने वाले को घूर भर लेने से ही खामोश कर दी। ऐशा की आंखें फटी की फटी रह गई। शर्म और डर के मारे वह फौरन पास के पर्दे के पीछे छिप गई। मगर अर्जुन उसे देख चुका था। पर्दे के पीछे खड़ी ऐशा का दिल बेकाबू धड़क रहा था। वो खुद को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर उसकी अनियमित सांसें उसके डर की चुगली कर रही थी। होठ और हाथ कांप रहे थे। पर्दे के पीछे से आती उस घबराई हुई सांसों ने अर्जुन के चेहरे पर पल भर के लिए हल्की सी शरारती मुस्कान ला दी। अगले ही क्षण उसने झटके से पर्दा हटा दिया और ऐशा के सामने आ खड़ा हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही थी? उसकी भारी गुस्से भरी आवाज उसके कानों में गूंज गई। ऐशा की सांसें जैसे थम गई। वह नजरें झुकाए खड़ी रही और खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती हुई हकलाकर बोली, मैं तो बस ऐसे ही चली आई थी। मगर अर्जुन का शिकंजा सख्त था। उसकी गर्म सांसें ऐशा के कानों के पीछे पड़ी तो उसके वजूद में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। उसकी उंगलियां ऐशा के नाजुक कमर पर रेंग रही थी। वह अपना चेहरा उसके कान के करीब रखे हुए कहने लगा, जानती हो ना, मुझे मुझे अपने कमरे में किसी का आना पसंद नहीं, और जो मेरे नियमों का उल्लंघन करता है उन्हें मैं सजा देता हूं। ये कहकर वह उसे और ज्यादा करीब कर चुका था। वह नाजुक सी लड़की को घबराता हुआ देखकर